मुंबई का मौसम हमेशा की तरह हल्का गर्म, हल्का उमस भरा था। टेकफील्ड सॉल्यूशंस नाम का एक बड़ा एमएनसी ऑफिस था। इसी के 5वें फ्लोर पर काम करता था करण मित्तल और उसी फ्लोर के ठीक सामने वाले केबिन में काम करती थी रिया ठाकुर। दोनों बस एक दूसरे की जिंदगी में यूं आए जैसे किसी ने प्लान करके मिलाया हो। रिया खुलकर हंसने वाली, बात बात पर मजाक करने वाली, अपने काम में परफेक्ट। करण शांत, थोड़ा शर्मीला पर जिम्मेदार, कभी किसी की बुराई नहीं करता, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। दोनों का मिलना भी सीधा साधा था। एक दिन कर्ण मीटिंग के लिए फाइलें ले जा रहा था और उसके हाथ से शर्ट ड्राइव खुला लैपटॉप फिसल गया। फाइलें बिखर गईं। रिया उसी वक्त उधर से गुजर रही थी। अरे भगवान, इतना भारी लैपटॉप और ऊपर से इतनी फाइलें अकेले कैसे उठाओगे? वो हंसते हुए बोली। करण थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, थोड़ा जल्दी में था, हाथ से फिसल गया। चलो मैं मदद कर देती हूँ, वैसे भी मीटिंग में सब लेट ही आते हैं। वो नीचे बैठकर फाइलें उठाने लगी। उस दिन के बाद बातचीत शुरू हुई, फिर बातें आदत बन गई, फिर आदत जरूरत, और फिर दोनों एक दूसरे से नजरें मिलते ही मुस्कुराने लगते। करीब 6 महीने की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि ऑफिस में हर कोई जानता था ये दोनों एक साथ ही रहेंगे, इन्हें अलग करना मुश्किल है। लंच ब्रेक में साथ बैठना, कैफेटेरिया में चाय पीना, रविवार को मरीन ड्राइव पर घूमने जाना, सब कुछ इतना नेचुरल हो गया था कि कोई पूछता भी नहीं, तुम दोनों रिलेशन में हो? क्योंकि जवाब लोग खुद ही समझ चुके थे। रिया अक्सर मजाक में कहती, करण तुम बहुत सीरियस खड़े रहते हो, कभी खुलकर हंस भी लिया करो। करण मुस्कुराते हुए कहता, अगर तुम सामने हो तो मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। रिया के गाल लाल पड़ जाते। ये प्यार, शरारत, हंसी सब चल रहा था और तभी करण ने एक दिन रिया से कहा, रिया आई थिंक हमें शादी करनी चाहिए। रिया ने उसे हैरान होकर देखा। अरे करण, मैं भी चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो सब कुछ स्टेटस और पैसे से नापते हैं। करण ने गहरी सांस ली। मुझे पता है मेरी सैलरी कम है, पोस्ट भी इतनी बड़ी नहीं, लेकिन रिया मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। रिया ने उसके हाथ थाम ली। तुमसे कोई परेशानी नहीं है करण, सैलरी, पोस्ट, पैसा ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे पापा वो कभी मानेंगे नहीं। कुछ दिनों बाद करण रिया के घर गया, सिर्फ इतना कहने कि मैं रिया से शादी करना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही उसने रिया के पापा को देखा, उनके चेहरे पर ऐसी नफरत थी जैसे किसी ने उनके सामने कोई अपराधी ला खड़ा किया हो। उनकी भारी आवाज गूंजी, तुम हो वो लड़का, उसी की वजह से मेरी बेटी ऑफिस में ध्यान नहीं देती। करण घबरा गया और खुद को संभाल कर बोला, सर मैं और रिया एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी। शादी? रिया के पिता ने इतनी जोर से कहा कि घर के कोने तक गूंज गया। तुम क्या देकर रखोगे मेरी बेटी को? तुम्हारी सैलरी क्या है? तुम्हारी पोस्ट क्या है? तुम्हारा परिवार क्या करता है? सर मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे मेहनत नहीं रिजल्ट चाहिए। और सुन लो, मेरी बेटी तुम जैसे लड़के से तो कभी शादी नहीं करेगी। और उन्होंने रिया को खींचकर अंदर ले लिया। रिया रोते हुए सिर्फ एक बार पीछे मुड़ी और करण की तरफ देखा। एक ऐसा नजरिया जिसमें डर भी था, प्यार भी, और बिछड़ने का डर भी। करण ठहर गया, जैसे किसी ने उसकी छाती पर पत्थर रख दिया हो। उस दिन के बाद करण जैसे खत्म हो गया। फोन ऑफिस नहीं गया, कॉल नहीं उठाए, शेव करना बंद, खाना बंद, नींद बंद। बस एक ही चीज करता, रिया की फोटो देखकर रोता रहता। क्यों रिया, क्यों? हम तो बस एक छोटी सी जिंदगी चाहते थे, इतना गलत क्या था इसमें? उसका कमरा अंधेरा रहता, खिड़कियां बंद, टीवी बंद, म्यूजिक बंद, बस एक अजीब सी खामोशी और भारी उदासी। धीरे धीरे उसे अकेले रहना अच्छा लगने लगा। किसी से बात नहीं, किसी से मिलना नहीं, और इस खालीपन में उसे एक नई चीज की लत लग गई। भूत, तांत्रिक शक्ति, काली विद्या, श्राप, मंत्र, इन सब की किताबें पढ़ना। एक दिन वह पुराने बाजार के कोने में लगी एक बुक स्टॉल पर गया। वहां एक बूढ़ा दुकानदार था जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद लग रही थी।
करण ने कहा, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की कोई किताब है? बूढ़ा मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान जैसे उसे करण की जरूरत पहले से पता हो। उसने एक बहुत पुरानी धूल भरी काले चमड़े वाली किताब निकाली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, किनारे जले हुए जैसे किसी आग में से निकाली गई हो। कवर पर सिर्फ एक उकेरा हुआ चिन्ह था। अवतरण कुंड विधि। बूढ़ा धीरे से बोला, ये किताब हर किसी को नहीं दी जाती, ये लेने के बाद वापस नहीं कर सकते, और इसमें लिखी विधि निभाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। करण ने नजरें उठाकर कहा, मुझे चाहिए। बूढ़ा मुस्कुराया, जो बात इस किताब से तुम मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगी, पर इसके बदले और तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। घर पहुंचकर करण ने किताब खोल ली। पहला ही पन्ना पढ़कर वो कांप गया। उसमें लिखा था, 5 रातें, 5 तपस्याएं, 5 बार मृत्यु का सामना, तब प्रकट होते हैं इच्छा पूर्ति राक्षस। जो चाहे दो, धन प्रेम शक्ति, पर चेतावनी, जो मांगा वही सदा मिलेगा। विधि के नियम थे, जमीन पर चूने या नमक से एक गोल चक्र बनाओ, उस चक्र के अंदर 5 मोमबत्तियां, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और एक बीच में। किताब के पन्ने पर लिखा मंत्र, कलाधराय नमः, इसका लगातार जाप। 5 दिनों तक चक्र से बाहर नहीं निकलना। इन 5 दिनों में छलावा, माया, भ्रम, आत्मिक परछाइयां दिखाई देंगी। डर कर बाहर निकले तो सीधा मौत। अंत में राक्षस प्रकट होगा और एक इच्छा पूरी करेगा। करण ने किताब बंद कर दी। दिल तेजी से धड़क रहा था। रिया को वापस पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। उसकी आंखें पागलपन की तरह चमकने लगी। उसने अपने पुराने बंद पड़े कमरे में गोल चक्र बनाया, मोमबत्तियां जलाई, कमरा पूरी तरह अंधेरा कर दिया। पहली रात, ठंडी हवा चली, दीवारों पर हल्की हलचल, किसी के कदमों जैसे। लेकिन करण मंत्र करता रहा, कलाधराय नम, कलाधराय नम। धीरे धीरे कमरे की हवा भारी होने लगी, जैसे ऑक्सीजन कम हो रही हो, जैसे कोई बड़ा जीव कमरे में घूम रहा हो। अचानक कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजी। तू मुझसे क्या मांगता है? करण ने आंखें खोलना चाहा पर नहीं खोली। डर था, अगर एक बार भी ध्यान टूटा तो विधि असफल। आवाज ने फिर कहा, अभी सिर्फ शुरुआत है, और पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दूसरे दिन की रात करण मंत्र जप रहा था कि अचानक दीवारों से आकृतियां निकलने लगी। काले साए, मानव जैसी शक्लें, लेकिन आंखें नहीं, मुंह नहीं, बस खाली गड्ढे। एक साया करण के बिल्कुल पास आकर बोला, रिया तुझे कभी नहीं मिलेगी। करण की सांसें रुकने लगी, लेकिन वो मंत्र करता रहा। दूसरी आकृति बोली, तू उसे मार देगा, वो तुझसे डरती है। करण कांप गया, पर चक्र नहीं छोड़ा। तीसरा साया करण की मां की शक्ल बनाकर बोला, बेटा मत कर ये सब, तू मर जाएगा। ये छलावा थे, उसकी यादों, डर और कमजोरियों का इस्तेमाल। पर करण बस रोते हुए मंत्र करता रहा, कलाधराय नमः, कलाधराय नमः। तीसरी रात को अचानक मोमबत्तियां खुद खुद बुझने लगी। कमरा अंधेरा हो गया। करण ने किताब में पढ़ा था, अगर मोमबत्तियां खुद बुझ जाए तो इसका मतलब है कि मृत आत्माएं विधि तोड़ने आई हैं। अचानक धड़ाम, कोई चीज दीवार पर जोर से टकराई, फिर दूसरी तरफ, फिर दीवारों पर खरोंचें, जैसे कोई अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हो। करण डर के मारे कांप रहा था, लेकिन मंत्र जारी। तभी दीवार से एक लंबा भद्दा उल्टा लटका हुआ मानव शरीर बाहर आया। हड्डियां बाहर, आंखों की जगह से खून बह रहा था। वो फुसफुसाया, चौथी रात तू जिंदा नहीं रहेगा। करण ने आंखें बंद कर ली और पूरी जान लगाकर मंत्र जपा। ये रात इतनी भयानक थी कि इंसान को पागल कर दे। कमरे में अचानक धुंध भर गई। उस धुंध के अंदर आकृतियां घूम रही थी। एक पल ऐसा आया जब करण को लगा रिया उसके सामने खड़ी है। वो रोते हुए बोली, करण मत कर ये सब, मेरे लिए अपनी जान मत दे। करण के हाथ कांप गए। दिल चाहता था चक्र से बाहर निकलकर उसे पकड़ ले, पर तभी वह रिया की आकृति राक्षसी हंसी में बदल गई। चेहरा फट गया, आंखें लाल आग की तरह चमकने लगी। तू मर जाएगा करण। करण चीख पड़ा, लेकिन मंत्र करता रहा। पूरे 5 दिन 5 रातें वह चक्र में बैठा रहा, भूखा प्यासा, नींद से बेहाल, शरीर कंपकंपी से भरा हुआ। और जब आखिरी रात मंत्र पूरा हुआ, अचानक कमरे में लाल धुआं भर गया। जमीन में हल्का कंपन हुआ, मोमबत्तियां अपने आप तेज जलने लगी।
धीरे धीरे धुएं से एक विशाल आकृति निकली। काले चमड़े जैसी त्वचा, लाल आंखें, सींग, लंबा शरीर और आवाज इतनी भारी कि दीवारें कांप जाईं। राक्षस कलाधर, वह बोला, मैं प्रसन्न हूं। तुमने 5 रातें झेली, अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। पर याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। करण रोते हुए बोला, मुझे रिया चाहिए, वो मेरी हो, कोई हमें अलग न कर सके। कलाधर ने मुस्कुराकर कहा, पहले भोजन लाओ, मुझे प्रसाद चाहिए। जो राक्षसों का भोजन है वही ले आओ। कर्ण समझ नहीं पाया, लेकिन अगले दिन भारी मन से हड्डियों वाला लाल मांस, शराब और काले तिल लेकर आया, जैसा किताब में लिखा था। राक्षस ने खाकर कहा, अब तुम्हारे लिए धन कमाना खेल है। कुछ ही दिनों में कर्ण की जिंदगी पलट गई। जॉब में प्रमोशन, सैलरी 3 गुना, घर, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, रिया। आखिर कर्ण ने राक्षस से कहा, मेरी आखिरी इच्छा जिससे मैं प्यार करता हूं, रिया, वो सिर्फ मेरी होनी चाहिए। मेरे रास्ते में जो भी आए उसे हटा दो, उसे खत्म कर दो। राक्षस मुस्कुराया। ठीक है। कर्ण उसी रात रिया के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब पागलपन था। रिया की मां घबरा गई, पर रिया खुद बाहर निकली। उसने कर्ण को देखा और रो पड़ी। कर्ण, तुम गायब क्यों हो गए थे? तुम ठीक हो ना? कर्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो रिया, बस चलो, हम दोनों भाग चलते हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। रिया शायद कर्ण की हालत समझ चुकी थी। वह रोते हुए बोली, मैं तैयार हूं, चलो। लेकिन तभी रिया के पापा सामने आकर खड़े हो गए। गुस्से में चीखे, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। कर्ण ने कहा, मेरे रास्ते में मत आओ, हट जाओ। रिया के पिता उसे पकड़ने आए। तभी लाल धुआं, काली हवा, जमीन हिलने लगी। राक्षस कलाधर वहीं प्रकट हो गया और उसने रिया के पिता को पल भर में जमीन पर पटक कर उनका गला तोड़ दिया। हड्डी टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। रिया चीख पड़ी, नहीं पापा। वह पिता का सिर अपनी गोद में लेकर रोती रही। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि दिल फट जाए। और उसी पल रिया ने पास रखे फल काटने वाले चाकू से अपनी गर्दन पर वार कर दिया। रक्त बहता गया। रिया की सांसें धीमी होती गईं। करण बेबस खड़ा था। रिया, नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मैं तुम्हारे लिए सब कर रहा था। रिया ने उसकी तरफ देखते हुए अंतिम सांस में कहा, तुम वही बन गए जो मैं कभी प्यार नहीं कर सकती थी। और वह मर गई। करण जमीन पर गिर पड़ा, रोता रहा, चिल्लाता रहा। वो पागल हो चुका था। कलाधर, उसे वापस लाओ, उसे जिंदा कर दो प्लीज। राक्षस ने ठंडी मुस्कान दी। किसी को जिंदा करना मेरी शक्ति के बाहर है। तुमने मांगा था जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार दूं, मैंने वही किया। तुम्हारी प्रेमिका खुद ही रास्ते से हट गई, मैंने कुछ नहीं किया। करण नष्ट हो चुका था, दिल दिमाग सब खत्म। वह खुद को मारने गया, लेकिन तभी राक्षस ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया, तुम्हारी जान अब मेरी है। तुम जो कि रिया की याद में तड़पते रहोगे हमेशा के लिए। करण पागलों की तरह चीखता रहा, रोता रहा, पर राक्षस गायब हो गया। आज करण अमीर है, बहुत अमीर, जिसके पास सब कुछ है, गाड़ी, ऐश्वर्य, धन, बंगला, बस प्यार नहीं, बस रिया नहीं। वह हर रात उसी कमरे में बैठता है जहां उसने विधि की थी, उसी गोल चक्र के पास मोमबत्तियां जलाता है, रिया की फोटो पकड़कर रोता है, दीवारों पर खरोंचों को देखता है और हर बार फुसफुसाते हुए कहता है, काश मैंने प्यार के पीछे अंधविश्वास का रास्ता न चुना होता। पर अब देर हो चुकी है। उसकी एक इच्छा ने उसकी सारी जिंदगी को श्राप में बदल दिया। रिया को खोने के बाद कर्ण की जिंदगी जैसे थम गई। घर में सन्नाटा, दिमाग में खालीपन, दिल में तेज धड़कनें और भारी बेचैनी। वो कई कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकलता था, ना खाना, ना पानी, ना नहाना, बस अंधेरे में बैठा रहता। दीवार पर रिया की फोटो थी, जिसे वो दिन में सैकड़ों बार छूता, फिर अचानक पागलों की तरह रोने लगता। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, चेहरा डरावना हो गया था, दाढ़ी बिखरी हुई। कभी रिया की आखिरी चीख याद आती, कभी रिया का खून बहता चेहरा, कभी वो चाकू जो उसने खुद को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। एक ही बात उसकी नसों में जलती रहती, मैंने रिया को खो दिया, सब मेरी वजह से।
राक्षस की हंसी उसके दिमाग में गूंजती रहती। तुमने मांगा था, मैंने किया। रिया की मौत के बाद भी राक्षस पूरी तरह गया नहीं था। रात को अक्सर करण महसूस करता उसके कमरे में कोई और भी है। कभी उसके बिस्तर के पास भारी सांस लेने की आवाज, कभी अलमारी अपने आप हिलती, कभी हवा इतनी ठंडी हो जाती कि उसकी सांस धुएं जैसी दिखने लगती। एक दिन रात के 3 बजे करण पानी पीने उठा। जैसे ही किचन की लाइट ऑन की, सिंक के पास लाल धुआं उठने लगा और कुछ सेकंड में राक्षस की परछाई दिखाई दी। लाल आग जैसी आंखें। करण पीछे हट गया। क्या चाहिए तुझे? वो कांपते हुए बोला। राक्षस हंसा। मैंने कहा था, तुम्हारी जान अब मेरी है। तुम जहां जाओगे मैं साथ रहूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। करण रो पड़ा। अकेला? तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुमने मुझे बुलाया था, याद है? राक्षस की भारी आवाज कमरे में गूंजी। फिर परछाई धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गई। रिया के पिता की मौत को पुलिस ने अचानक हार्ट अटैक कहा। लोगों को पता नहीं चला कि असल में क्या हुआ, लेकिन रिया की आत्महत्या ने शहर में हलचल मचा दी थी। पड़ोसी तरह तरह की बातें करते। रिया को करण नहीं उकसाया होगा, लड़का पागल हो गया था। उस दिन घर में कुछ अजीब हुआ था। रिया के पापा की चीख सुनी थी मैंने। करंट लगा होगा या कुछ गिरा होगा। सच्चाई किसी की समझ में नहीं आती। करण मीडिया से बचने के लिए हर जगह से गायब हो गया। ऑफिस वालों ने सोचा शायद वो कहीं दूर चला गया होगा, लेकिन असल में करण अपने घर में ही बंद हो गया था। रिया की चीजें करण ने नहीं छुई थी। उसका दुपट्टा, उसकी इयररिंग्स, उसकी एक डायरी, सब कुछ उसकी यादों की तरह रखा था। एक रात करण ने सोचा, रिया की डायरी पढ़ता हूं, शायद उसमें कुछ लिखा हो जो उसे थोड़ी शांति दे। डायरी खोली, पहला पन्ना खाली, दूसरा भी खाली, तीसरा भी, लेकिन चौथे पन्ने पर लाल स्याही में लिखा था, मैं तुम्हारी वजह से मरी हूं। करण का दिल धड़कना बंद होने जैसा लगा। डायरी गिर गई उसके हाथों से। वह कांपते हुए बोला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये मैंने नहीं लिखा। अचानक पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर एक ही बात, तुमने मुझे मारा है, तुमने राक्षस को बुलाया, तुमने इच्छा मांगी, तुमने मेरे पापा को मरवाया, तुम वजह हो। करण चीख कर कमरे से बाहर भागा। डायरी अपने आप बंद हो गई। करण अब सिर्फ इंसान नहीं रहा था, वह अपराध बोध, डर और पागलपन का मिश्रण बन चुका था। वो रिया की आवाजें सुनता, कभी महसूस करता कि वो उसके कंधे पर हाथ रख रही है, कभी उसके कान में फुसफुसा रही है, क्यों किया करण? वो दीवारें खरोंचने लगता, जमीन पर बैठकर रोता, अपना सिर दीवार से टकराता। मैंने गलती की, मुझे वो इच्छा नहीं मांगनी चाहिए थी। रिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन किसी जगह से सिर्फ एक आवाज आती, कोई माफी नहीं, कोई वापसी नहीं। एक रात करण अपने कमरे में बैठा था, कम रोशनी में रिया के फोटो को घूरते हुए। चुप्पी इतनी गहरी थी कि हर सांस की आवाज भारी महसूस होती थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, इतना ठंडा जैसे किसी बर्फ के कमरे में हो। एक ठंडी हवा उसके कान से गुजरी, जैसे कोई हल्के से फुसफुसा कर गया हो। हाँ, करण। करण ने डर कर पीछे देखा और उसके ठीक सामने रिया की परछाई खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उसकी गर्दन पर गहरे कट का निशान, जहां उसने खुद को मारा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। करण की रूह कांप गई। रिया, उसने कमजोर आवाज में कहा। रिया ने धीरे से कहा, क्यों क्यों करण, मुझे ऐसे मौत दी? करण घुटनों पर गिर गया, कांपते हुए रोने लगा। मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं तो बस तुम्हें पाना चाहता था। मैं पागल था रिया, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। रिया की आत्मा उसके पास आई। उसका चेहरा पहले उदास लगा, लेकिन अगले ही पल चेहरा खिंचकर लंबा, आंखें काली, मुंह फटकर बड़ा, भयानक रूप, और चीखी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कर्ण पीछे हटने लगा, घबराकर। नहीं रिया, प्लीज, ये तुम नहीं हो। उसके कमरे की सारी लाइट्स अपने आप बुझ गईं। कमरा अंधेरा हो गया। रिया का चेहरा धीरे धीरे गायब हुआ। फर्श पर बैठा कर्ण रो रहा था। तभी लाल धुआं फैलने लगा और कलाधर का विशाल चेहरा सामने आया। राक्षस बोला,
सुबह चढ़ने वाला सूरज कभी दोबारा नहीं उगता और जो मर गया वो वापस नहीं आता। कर्ण ने गुस्से में कहा, तूने उसे मारा, तूने सब किया। राक्षस हंसा, मैंने सिर्फ वही किया जो तुमने मांगा था। कर्ण चुप हो गया क्योंकि ये सच था। राक्षस बोला, तुम्हारी इच्छा, जो भी रास्ते में आए उसे मार दो। मैंने वो किया। तुम्हारी प्रेमिका वो खुद रास्ते से हट गई। कर्ण ने सिर पकड़ लिया, मेरी वजह से रिया मरी। राक्षस ने कहा, और अब तुम उसकी याद में जियोगे, यही तुम्हारा श्राप है। अब कर्ण जब भी सोता उसे सपने आते। हर सपने में रिया अंधेरे में खड़ी होती, उसका चेहरा आधा इंसानी आधा भूत जैसा। वो धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ती, हर कदम के साथ जमीन पर खून गिरता और कहती, मैं लौटकर नहीं आ सकती, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। वह अपने हाथ उसकी गर्दन पर रख देती। बर्फ सी ठंडक। कर्ण हड़बड़ा कर उठ जाता, सांसें तेज, दिल तेज धड़कता। उसे लगता रिया उसके कमरे में ही है, कभी उसके बगल में बैठी, कभी उसके सिरहाने खड़ी, कभी उसके कमरे के दरवाजे पर। वो इंसान और भूत के बीच फंस चुकी थी और कर्ण जीवित श्राप। एक दिन कर्ण बहुत थक गया था, दिमाग से, दिल से, जिंदगी से। उसने फैसला किया, बस अब और नहीं, उसे राक्षस से छुटकारा पाना ही होगा। वो उस बूढ़े लाइब्रेरियन के पास गया, वही जिसने किताब दी थी। दुकान आज बिल्कुल खाली थी, चारों तरफ सिर्फ धूल और अंधेरा। कर्ण ने पूछा, मुझे बताओ, कलाधर से कैसे छुटकारा मिलता है? बूढ़ा धीरे से बोला, कलाधर? तुमने कलाधर को बुलाया है? उसकी आंखें डर से फैल गईं। बेटा, तुमने सबसे खतरनाक राक्षस को बुलाया है। वो इच्छा पूरी तो करता है, लेकिन बदले में एक जिंदगी लेता है। और सबसे बड़ी बात, वो जिसे सूंघ ले उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो मैं क्या करूं? कर्ण चीख पड़ा। बूढ़े ने धीरे से कहा, मरने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को घर में 3 दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, कांच टूटने लगे, किसी के कदमों की आवाज आने लगी, पर कोई दिखता नहीं। लाइट जलती बुझती रहती, कभी किसी कोने से रिया की हंसी, कभी राक्षस की भारी सांसें। वो अब खाना भी अकेला नहीं खा पाता, क्योंकि हर बार उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। और एक रात सोते समय कर्ण ने महसूस किया कोई उसके बिस्तर में उसके पैरों को पकड़कर खींच रहा है। वो चीखते हुए उठा। कमरा खाली था। अब कर्ण 2 तरह की शक्तियों में फंस चुका था। रिया की आत्मा, जो दुख में, गुस्से में, पछतावे में फटी हुई थी और कर्ण का पीछा कर रही थी। कलाधर, जिसने उसे बंधक बना लिया था और इंतजार कर रहा था कि कर्ण पूरी तरह टूट जाए। दोनों एक साथ, एक प्रेम की अधूरी कहानी का अंत और एक श्राप की शुरुआत।